नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले किन बातों का रखें ध्यान। पानी की गंभीर समस्या से छुटकारा पाने के लिए करें वर्षा जल संग्रहण। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को खेती किसानों से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार लोग अपनाकर लाखों की कमाई कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम लागत में छतों पर, खेत की मेड़ों के किनारे और तालाबों के किनारे किया जा सकता है। जिन किसानों की जोत छोटी है वे खेती बाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। ऐसा कहना है नौड़ी सोलन हिमाचल प्रदेश के कीट विज्ञान विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हरीश शर्मा का। तो मधुमक्खी पालन आज के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। महत्वपूर्ण हमारे लिए भी है, किसान के लिए भी है और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी है। और इसकी जो सबसे अहम भूमिका है मधुमक्खियों की व अन्य कीट परागणकर्ताओं की, उसको देखते हुए आज इस व्यवसाय की न केवल प्रदेश में लेकिन हमारे देश में जो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है तो मधुमक्खी पालन भी उभर करके आ रहा है। इस व्यवसाय को शुरू करने का सही समय अक्टूबर है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मई तक फूलों का उपलब्धता भरपूर रहती है और इसी समय इनसे शहद का उत्पादन होता है। बाकी समय लगभग 4 से 5 माह मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, चीनी या गुड़ का घोल देकर जिंदा रखते हैं। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो शासन द्वारा मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाकर इस व्यवसाय को शुरू करें। तो जब मौन पालन की बात आती है तो सबसे पहले तो ये है कि कौन कौन से प्रजातियां हैं जिनके साथ हम मौन पालन कर सकते हैं। तो जो मधुमक्खियों की प्रजाति हैं उनमें से एक हमारी इटालियन, जिसको एपिस मेलिफेरा कहते हैं, वह एक देसी प्रजाति जो हमारे घर घर में पाई जाती है उसको हम एपिस सिराना के नाम से जानते हैं। तो जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो हम इन दोनों में से किसी भी मधुमक्खी के साथ कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्थ इंडिया है इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इटालियन मधुमक्खी है उसके साथ कमर्शियल बी कीपिंग जो है वो ज़्यादा संभव भी है और प्रचलित भी है। लेकिन साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी अगर हम भुवनेश्वर वाली बात करें या और भी हमारे जो वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पर अभी भी जो मधुमक्खी पालन है वो देसी प्रजाति के साथ प्रचलित है और बहुत सारे जो बी कीपर हैं वो इसमें कार्य कर रहे हैं। देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग की वजह से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल किसानों को अच्छी आय होती है बल्कि मधुमक्खियों से होने वाले परागण से फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जेली जैसी उत्पाद प्राप्त होते हैं जो किसानों के अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहे हैं। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। हमारा जो ये मधुमक्खी पालन है इससे हमें कई प्रकार के फायदे हो जाते हैं। एक तो आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं जिससे जो मधुमक्खी को पाल रहे हैं उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ ही जहां उन्होंने मधुमक्खियां अपनी रखी हैं तो उसके 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में वो विभिन्न प्रकार के फसलों में परागण करती हैं जिससे हमारी फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। साथ ही साथ
जो वनस्पति है जिस पे वो मधुमक्खियां घूम रही हैं, वहां भी वो परागण करके उनका बीज व उनका संवर्धन में सहायक सिद्ध होती हैं। इस व्यवसाय को भूमिहीन लोग जो हैं, छोटे स्तर पर जो किसान हैं, युवा है, तो महिलाएं हैं, कोई भी वर्ग इसको बड़ी सुगमता से अपना सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, छोटे स्तर पर भी अपना सकते हैं, मध्यम स्तर पर भी अपना सकते हैं और कमर्शियल लेवल पे भी अपना सकते हैं, जिससे पूरे के पूरे परिवार का खर्चा मौन पालन से ही चलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण जो हमें कुशलतापूर्वक मौन वंशों के प्रबंधन के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी स्थापना के बारे में, उनके स्थानांतरण के बारे में, इत्यादि इत्यादि जो भी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ साथ हमारा जो कौशल विकास कहते हैं मधुमक्खी पालन में, वो हो जाए। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो हैं हमारी संस्थाएं हैं जो प्रशिक्षण देती हैं। तो उस तरह का एक प्रशिक्षण करके फिर हम छोटे स्तर पर मौन पालन का आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे देश में कृषि अधिकांशतः वर्षा जल से ही होती है और पूरे वर्ष में केवल कुछ ही महीने बारिश होती है, जबकि बाकी समय में सूखा बना रहता है, जिससे नदियां सूख जाती हैं, कुएं में पानी का स्तर घट जाता है। तो ऐसे में पानी की किल्लत एक गंभीर समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम सबको जहां तक संभव हो वर्षा जल का संग्रहण करें और आने वाले कल के लिए जल बचाएं। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है। किंतु ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कृषि को मॉनसून का जुआ भी कहा जाता है और ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज भले ही देश विकास की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी देश की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा देश में आज भी सिंचित क्षेत्र काफी कम है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में जितनी भी वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहण कर रखा जाए और इसके लिए ये आवश्यकता है कि कृषक अपने स्तर पर ही जल संग्रहण की विधियों को अपनाए। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह से जल के बिना हमारी खेती भी नहीं हो सकती। यह जल हमें केवल वर्षा के रूप में प्राप्त होता है और जैसा कि देखा गया है कि इस जल की सबसे बड़ी आवश्यकता हम किसान भाइयों को, माने दुनिया में यदि हर वर्ग के हिसाब से यदि जल की आवश्यकता को बांटा जाए तो हम किसान भाई पूरे उपलब्ध जल का 80% तक इस्तेमाल अपने कृषि कार्यों में करते हैं। तो यह स्वाभाविक बात है कि जब वर्षा ही हमारे जल का स्रोत है तो इस वर्षा का जल को बहने से हमें यदि रोक ले तो वो हमारे संरक्षण की श्रेणी में आ जाएगा। अब ये वर्षा जल को रोकने का क्या है, कैसे रोक सकते हैं? तो रोकने के लिए ये है कि इसकी जो रन ऑफ है, बहने की गति है, वह कम हो जाए। हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ढालू खेत है, माने पहाड़ी इलाका है, पानी बह के निकलने की स्थिति बनती है, तो उसके लिए हम ट्रेंच भी खो सकते हैं, माने खाई भी कि जैसे 4 फुट 5 फुट गहरी खंती जैसे टाइप है तो उसमें होगा और उसमें पानी भरेगा और नीचे अवशोषित होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, शासन की योजनाएं हैं किसानों के लिए कि ताकि उनकी फसलों के पानी से कम पानी की कमी से कम प्रभावित हो। ऐसी स्थिति में बलराम तालाब बनाने की भी योजनाएं हैं। इसके अंतर्गत किसान भाई अपने खेतों का वह हिस्सा जहां वर्षा जल बह के इकट्ठा हो जाता है, भरा जाता है, ऐसी जगहों में भी हम बलराम तालाब बना सकते हैं। और इसके लिए बलराम तालाब 3 मीटर गहरा यदि खुद जाए और इसकी लंबाई चौड़ाई खेत के हिसाब से सुनिश्चित कर लेते हैं, और तो इसमें भी सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, प्रोत्साहन है, तो इसको करें। और जो जगह इस वर्षा जल के संरक्षण में हो रही तो उसमें पानी इकट्ठा होगा, और इसका ये मान के चलें कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का यदि माने 1 घन मीटर का यदि आप गड्ढा बनाते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं तो भरे हुए गड्ढे में लगभग 1000 लीटर पानी एकत्र होता है। तो तालाब
में यदि ऐसी स्थिति आ रही कि पानी रुक नहीं रहा है, रिस नहीं रहा, तो उसके लिए जो पॉलीथीन की सीट बिछा देते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं, तो उससे जो जल बहाव के कारण जो रिसाव के कारण होता है, पानी का ह्रास होता है, वो भी नहीं होता है। पूरा का पूरा पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो रही तालाब की बात। इसके साथ साथ जो आपके पास नैसर्गिक कुएँ हैं या आप अपना स्वयं का कुआं बनाना चाहते हैं, तो कुएं के भी आप बना सकते हैं। तो ऐसा करके हम कुओं का भी संरक्षण कर सकते हैं। नदी नालों में स्पॉट डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्पॉट डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए तो इससे भूमि नदियों की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार। पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने और संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। तो किसान भाइयों, उपयोगी जल, वर्षा जल का हम संचय करें, सदुपयोग करें और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए उन्नत सिंचाई के साधनों का उपयोग करें। ऐसा करके हम अपने खेतों में बोई जाने वाली फसलों से अधिक लाभ ले सकते हैं। आज एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों तक मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की वर्षा भी हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की फसल में नीला भिरिंग, जिसे ब्लू बीटल के नाम से जानते हैं, का प्रकोप होने पर क्विनाल्फास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन, मूंग, अरहर, तिल, उड़द और सब्जियों में भिंडी, लौकी, तोरई आदि पर सफेद मक्खी फसल पर विषाणु जनित पीला मोज़ेक रोग फैलाती है। रोग के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नियंत्रण के लिए मौसम साफ होते ही इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन, सब्जियों एवं अन्य खरीफ फसलों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। धान की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के 20 से 25 दिन बाद नॉमिनी गोल्ड खरपतवार नाशी की 100 मिलीलीटर मात्रा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में खैरा रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रति हेक्टेयर की दर से 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। खरीफ सब्जियों की फसल की निराई गुड़ाई करें तथा बची हुई उर्वरकों की मात्रा दें। बेल की सब्जियों के लिए मंडप बनाएं। सब्जियों की तुड़ाई भी करते रहें। कीट एवं बीमारियों से फसल को बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों एवं फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। नवीन फलदार पौधों का रोपण करें एवं मरे हुए पौधों के स्थान पर नवीन पौधे का रोपण करें। आम के बागों से वर्षा के पानी को निकालने की उचित व्यवस्था करें। फलदार वृक्षों के तनों पर वार ईटिंग कैटरपिलर, जिसे छाल खाने वाली इल्ली कहते हैं, दिखाई देने पर इनके बनाए हुए छिद्रों में मिट्टी का तेल छेदों में डालकर गीली मिट्टी से ढक दें। पशुशाला एवं मुर्गीशाला में किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण हेतु मेलाथियान की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जुलाई अगस्त का महीना मछलियों के प्रजनन का होता है। नवीन मछली बीज डालें और तालाब से अनावश्यक जीव जंतुओं तथा अवांछनीय मछलियों की सफाई करें। बकरियों को बारिश से भीगने से बचाने की व्यवस्था करें एवं CCPP का टीकाकरण करवाएं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है रूपापुर जिला बालाघाट से नितिन धाकड़ ने। आपकी धान की फसल में कीट लग रहे हैं और आप इनकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नितिन धाकड़ जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे जितने भर किसान भाई हैं सभी धान की फसल में पूरा तन मन धन से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो हमारे कीड़े और मकोड़े की जो समस्या आती है और उससे वो रूबरू न होते हुए उन्हें खत्म करने के लिए अंधाधुंध कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, चाहे फसल कोई भी हो, कीट कम या ज्यादा सब में लगते हैं, जिसके लिए अधिकतर किसान रासायनिक दवाओं की तरफ ही जाते हैं, जिस पर लागत तो आती है। इनके प्रयोग लाभ के साथ साथ कई तरह के नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले पत्ती मूढ़क कीट आपके यहाँ आता है जब वानस्पतिक वृद्धि होती है। उस पत्ती मूढ़क में क्या करते हैं कि पत्ती मूड़ता है और ऐसे हॉर्टिकल और वर्टिकल दोनों तरह से पत्ती में मूड़ के उसकी सुंडी बैठी होती है और हरापन खुरच खुरच के पत्ती को सफेद कर देती है। मेरे किसान भाइयों, एक 10-15 मीटर की एक रस्सी लेकर के और सारे खेत में घूम जाइए। जब सारे खेत में घूम जाएंगे तो वो सुंडी हिल करके पानी में गिर जाएगी। वहां पर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से नीम का तेल छोड़ दीजिए। दूसरा कीट आपके यहाँ 2 बार आता है। एक तो वानस्पतिक वृद्धि पर तना छेदक कीट, जो बीच वाली गोब खींचते हैं तो आसानी से खिस जाती है और एक दुर्गंध आती है सड़े हुई। इसके साथ ही साथ दूसरी बार इस कीट का प्रकोप होता है जब बाली दूध की अवस्था पे होती है और पकने को होती है। उस समय हम उसको ईयर हेड यानी कि बाली वाली अवस्था में तना छेदक का प्रकोप होता है। सबसे पहले आप अपने खेत में सभी लोग मिल के एक साथ जगह जगह पीले 4x5 के बोर्ड बनाएं। उन बोर्डों पर गिरीस लगाएं और व्यवस्था हो तो आप वहां पर 200 वाट का बल्ब लगाएं। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप, जिसे गंध पास कहते हैं, इसकी कीमत 30 से 35 रुपए मार्केट में आसानी से मिल जाता है। वहां पर मादा की गंध छोड़ी जाती है जिससे सारे नर वहां आकर के फंस जाते हैं। अगर आपको मास ट्रैपिंग करनी है तो 8 से 10 ट्रैप पर एकड़ आप आराम से लगा सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है नीम का तेल। अगर आपने 2 ml पर लीटर के हिसाब से 15 और 20 दिन के अंतराल पर आपने 2 छिड़काव कर दिए तो आपकी जो फसल है कीड़ा मुक्त रहेगी। ये काम आप करेंगे शुरुआत से। जब मौसम थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला होगा, मौसम एकदम बादल होंगे, उस समय इस इंसेक्ट का प्रकोप बढ़ता है। आप उस समय बहुत अपने को सावधानी के साथ अलर्ट रहेंगे और आप इन सारे कीड़ों से निजात पा सकेंगे। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।